सुप्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया। उम्र संबंधी परेशानियों की वजह से उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने समूह का हिस्सा होते हुए समूह को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। साल 2000 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण और साल 2008 में उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके द्वारा नैनो कार से लेकर जैगुआर तक लिए गए निर्णय ने लोगों का नजरिया बदला। वह एक ऐसे शख्स रहे हैं जिनकी कहानियां सुनकर पीढ़ियां बड़ी हुई है और शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसने उनके कंपनी द्वारा बनाए गए वाहन में कभी सफर ना किया हो। टाटा मोटर्स के नाम बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जानते हैं। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई ब्रिटिश भारत में जन्मे रतन टाटा नवल टाटा और सुनी कमिसारिएट के पुत्र थे। जब रतन टाटा 10 वर्ष के थे तब वे अलग हो गए। इसके बाद उन्हें उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने जे.एन. पेटिट पारसी अनाथालय से उन्हें गोद लिया। टाटा का पालन पोषण उनके सौतेले भाई नोएल टाटा के साथ किया। रतन टाटा ने कैंपियन स्कूल मुंबई, कैथेड्रल और जॉन कैनन स्कूल मुंबई, बिशप कॉटन स्कूल शिमला और रिवरडेल कैंट्री स्कूल न्यूयॉर्क शहर में शिक्षा प्राप्त की। वह कॉर्नेल विश्वविद्यालय और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र है। जब जे.आर.डी. टाटा ने 1991 में टाटा संस्थान के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो उन्होंने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उन्हें कई कंपनियों के प्रमुखों से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अपनी कंपनी में दशकों तक काम किया था। टाटा ने सेवानिवृत्त की आयु निर्धारित करके उनकी जगह लेना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रत्येक कंपनी के लिए समूह कार्यालय में रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया। उनके नेतृत्व में टाटा संस्थान की अतिव्यापी कंपनियों को एक सम्मानित इकाई के रूप में सुव्यवस्थित किया गया। उनके 21 वर्ष के कार्यकाल के दौरान राजस्व 40 गुना से अधिक तथा लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ा। उन्होंने टाटा टी को टेटली, टाटा मोटर्स को जैगुआर, लैंड रोवर तथा टाटा स्टील को कोर्स का अधिग्रहण करने में मदद की, जिससे यह संगठन मुख्यतः भारत केंद्रित समूह से वैश्विक व्यवसाय में परिवर्तित हो गया। उन्होंने टाटा नैनो कार की भी संकल्पना तैयार की थी। कार की कीमत ऐसी रखी गई कि जो औसत भारतीय उपभोक्ता की पहुंच में थी। 75 वर्ष की आयु पूरी होने पर रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2022 को टाटा संस्थान के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। साइरस मिस्त्री को उनका उत्तराधिकारी नियमित किया गया। हालांकि निदेशक मंडल और कानूनी प्रभाग ने 24 अक्टूबर 2016 को उन्हें हटाने के लिए मतदान किया और रतन टाटा को समूह का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। रतन टाटा के उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए रतन टाटा टीवीएस समूह के प्रमुख वेणु श्रीनिवासन, बेन कैपिटल के अमित चंद्रा, पूर्व राजनयिक रोनेन सेन और लॉर्ड कुमार भट्टाचार्य की एक चयन समिति गठित की गई थी। समिति ने 12 जनवरी 2017 को नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा संस्थान का अध्यक्ष नामित किया। रतन टाटा ने अपनी निजी बचत स्नैपडील, टी बॉक्स और cashkaro.com में निवेश की। उन्होंने ओला कैब्स, शियोमी, नेस्टवे और डॉगस्पॉट में भी निवेश किया। शिक्षा, चिकित्सा और ग्रामीण विकास के समर्थक होने के नाते रतन टाटा ने चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में बेहतर जल उपलब्ध कराने के लिए न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संकाय को सहयोग किया। टाटा शिक्षा एवं विकास ट्रस्ट ने $28 मिलियन का टाटा छात्रवृत्ति कोष प्रदान किया था, जिससे कॉर्नेल विश्वविद्यालय भारत के स्नातक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सके। वार्षिक छात्रवृत्ति से एक समय में लगभग 20 छात्रों को सहायता मिलती थी। टाटा समूह के कंपनियों और टाटा चैरिटीज ने 2010 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को एक कार्यकारी केंद्र के निर्माण के लिए $50 मिलियन का दान दिया था। टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज ने संज्ञानात्मक प्रणालियों और स्वचालित वाहनों पर शोध हेतु कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय को $35 मिलियन का दान दिया था। यह किसी कंपनी द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा दान है और 48,000 वर्ग फुट की इमारत को TCS हॉल कहा जाता है। टाटा समूह ने 2014 में भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान बॉम्बे को $950 मिलियन का ऋण दिया गया और टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजीज एंड डिजाइन का गठन किया गया। यह संस्थान के इतिहास में अब तक प्राप्त सबसे बड़ा दान था। टाटा ट्रस्ट ने भारतीय विज्ञान संस्थान न्यूरो साइंस सेंटर को अल्जाइमर रोग के कारणों के अंतर्निहित तंत्र का अध्ययन करने तथा इसके शीघ्र निदान और उपचार के लिए तरीके विकसित करने हेतु 750 मिलियन रुपए का अनुदान भी प्रदान किया। टाटा समूह ने संसाधन विवश समुदायों की चुनौतियों का समाधान करने के लिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज में MIT टाटा सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड डिजाइन की भी स्थापना की, जिसका प्रारंभिक फोकस भारत पर था। रतन टाटा ने 2011 में कहा था, मैं 4 बार शादी करने के करीब पहुंचा, लेकिन हर बार डर के कारण या किसी न किसी कारण से मैं पीछे हट गया। लॉस एंजल्स में काम करते समय उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया और उन्हें भारत लौटना पड़ा क्योंकि उनके परिवार का एक सदस्य बीमार था। लड़की के माता पिता ने उसे भारत जाने की अनुमति नहीं दी। टाटा अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रहे और जीवन भर अविवाहित रहे। रतन टाटा को कई उल्लेखनीय पुरस्कार और सम्मान से सम्मानित किया गया। जमशेदजी नुसरवानजी टाटा भारत की सबसे बड़ी समूह कंपनी टाटा समूह के संस्थापक थे। उनका विवाह हीराबाई डब्बू से हुआ था। दोराबाजी टाटा जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे और टाटा समूह के दूसरे अध्यक्ष थे। उनकी पत्नी मेहराबाई टाटा थी, जो प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक होमी जे भाभा की मौसी थी। रतनजी टाटा जमशेदजी टाटा के छोटे पुत्र, वह गरीबी अध्ययन के अग्रदूत थे। उनका विवाह नवाजबाई टाटा से हुआ था। उनकी पत्नी ने एक अनाथ नवल जो हीराबाई टाटा के पोते थे, जिनको गोद लिया और उसे अपने बेटे की तरह पाला। नवल टाटा नवाजबाई टाटा के दत्तक पुत्र, उनके जैविक पिता होमरुस जी टाटा थे। उनकी नानी हीराबाई टाटा की बहन थी। कई टाटा कंपनियों में निर्देशक, ILO सदस्य और पद्म भूषण से सम्मानित नवल टाटा के 2 विवाहों से 3 बेटे थे, रतन टाटा, जिमी टाटा और नोएल टाटा। रतनजी दादा भाई टाटा वह टाटा समूह के सेवा करने वाले शुरुआती दिग्गजों में से एक थे। उनके पिता दादा भाई और उनकी मां जमशेदजी टाटा जीवन भाई बहन थे। उन्होंने सुजैन ब्रियरेक से विवाह किया और दंपति को 5 बच्चे हुए, जिनमें JRD टाटा और सिल्ला टाटा शामिल है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।